तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक था आर्थिक के आधार पर, दूसरा था कार्य के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर था। तो आर्थिक जो क्रियाकलाप था उसके आधार पर स्वरूप देख लिए थे, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों देख लिए थे। पहले इसको समझ लीजिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक का जो आय का सीधा स्रोत होता है प्रकृति रूप से। दूसरा मैंने बताया था मशीनी क्षेत्र, जो मशीन का निर्माण विनिर्माण होता है, वो मशीनी क्षेत्र हो गया। और तीसरा जो हो गया सर्विस सेक्टर हो गया। वो तो समझ लिए थे। अब उसके बाद समझेंगे शर्त के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर शर्त। इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र आता है। इसके बारे में समझेंगे। तो कार्य के आधार पर क्या पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे आपको। इसमें शर्त क्या है, शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र दोनों पढ़ना है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर तीनों है, 4 है। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और एक सहकारी क्षेत्र होता है, सहकारी क्षेत्र। आइए समझते हैं। देखिए, ये इकोनॉमिक्स हो गया और ये कार्य के आधार पर पढ़ते हैं शर्त। शर्त क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, जिसमें पूरी तरह नौकरी की शर्त, समय एवं वेतन फिक्स हो। यानी कि यह सरकारी क्षेत्र आ सकता है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी जो हो गया इसके अंतर्गत में आता है। तो जैसे दवा में मेडिसिन जो कंपनी होता है, रैनबैक्सी कंपनी से लेके जितने भी बहुत सारे कंपनी है, टाटा कंपनी हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र का कंपनी होता है। इसमें नौकरी भी फिक्स है, शर्त भी, यानी कि नौकरी का जो शर्त होता है वो भी फिक्स है, जो टाइम दे रहे हैं टाइम भी फिक्स है, वेतन भी फिक्स है। तो ये निश्चित हो गया। तो संगठित क्षेत्र इसको बोलेंगे। जैसे सरकारी नौकरी में रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सेना का जो क्षेत्र होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आता है, सरकारी जॉब है, ये सब संगठित क्षेत्र में आता है। ये समझ गए। तो जिसमें पूरी तरह नौकरी की शर्त, समय, वेतन फिक्स होता है, वो होता है संगठित क्षेत्र होता है। ये समझ गए। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र समझना है शर्त के आधार पर। और एक होता है असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या होता है, देखिए एक बार और समझ लीजिए कि संगठित क्षेत्र मतलब कि जो संगठन बनाकर, यानी कि जो फिक्स है, बड़ा बड़ा कंपनी जो देख रहे हैं वो फिक्स है, उसका आने जाने का टाइम है। जैसे मैं कोई 10 बजे आया, शाम के 7 बजे जिसका ड्यूटी हो गया 6 बजे जाएगा, उसका फिक्स है। सैलरी भी फिक्स है, बढ़ रहा भी है, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। और इसमें जो समय भी है, वेतन भी है और पूरी तरह नौकरी भी फिक्स होता है। संगठित क्षेत्र कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। रेलवे, बैंक, सेना, बड़ी बड़ी कंपनी होता है, जैसे उदाहरण जो भी लीजिएगा बड़े बड़े कंपनी का इसके अंतर्गत में आता है। तो संगठित क्षेत्र समझ गए। और आगे समझते हैं असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें समय, छुट्टी, वेतन फिक्स ना हो। यानी कि जो इसमें सभी तरह के रोजगार इसी क्षेत्र में आता है। जैसे छोटे छोटे जो कंपनी होता है, दुकान होता है, कोई अपने समय से आया, दुकान खोला, कोई 10 बजे खोला, कोई 8 बजे खोला, कोई 6 बजे खोला। जैसे कृषि का जो क्षेत्र होता है, कृषि में जब यानी कि 3 मंथ में धान गेहूँ सब होता है, ईख होता है, उसका असंगठित क्षेत्र है। कभी वर्षा नहीं हुआ, कभी सूखा ही रोग मारा गया, सूखा ही खत्म हो गया, दवा नहीं पड़ा, तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया। छोटे छोटे जो कोचिंग वाले, सेंटर वाले हैं, ये सब चलाते हैं, तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया। एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा जो असंगठित क्षेत्र क्या है, तो कपड़ा है। इसमें 25 से 30 लाख के करीब इसमें कपड़ा उद्योग में लोग काम करते हैं। जैसे किसान हो गया, दुकान, जो प्राइवेट दुकान, सरकारी दुकान तो नहीं होता है, पहले हुआ करता था, जो कम दाम में रेट में मिलता था। तो ये दुकान हो गया, छोटे छोटे दुकान, किराना का दुकान से लेके बाकी जो गुमती होता है, ये सब आता है। प्राइवेट जॉब होता है ये सब, जिसका फिक्स नहीं होता है, कब नौकरी से हटा दे, कब छोड़ दे, कब कंपनी ख़त्म हो जाए। तो ये असंगठित क्षेत्र होता है, जिसमें समय, छुट्टी, वेतन फिक्स ना हो। सभी तरह के रोजगार इसी सेक्टर में आता है। जो ठेला पर सामान लेके चलते हैं, इनका जो फिक्स नहीं होता है, कब लॉकडाउन हो जाए, कब क्या हो जाए, तो ये सब दिक्कत होता है। ये समझ गए। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसमें छोटे से छोटे देखते हैं व्यापार हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े क्षेत्र होता है। जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है संगठित क्षेत्र, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा कंपनी होगा। आज छोटे छोटे दुकानदार होंगे, यहाँ कभी लगा दिए, यहाँ लगाया, यहाँ बाजार लगाया, यहाँ कहीं भी कहीं लगाया जा सकता है। ये तो असंगठित क्षेत्र हो गया ये। तो 2 समझ गए। शर्त के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर शर्त होता है, तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित में जो फिक्स वेतन, सैलरी,
सैलरी हो गया, समय हो गया, जिसका नौकरी का जो शर्त होता है ये भी फिक्स होता है, तो वो संगठित क्षेत्र हो गया। जैसे बड़े बड़े कंपनी नौकरी, सरकारी नौकरी, रेलवे में, सेना में जाते हैं लोग, तो वो संगठित क्षेत्र हो गया। और असंगठित क्षेत्र क्या हो गया? जिसमें पैसा, समय, जो छुट्टी होता है ये अनिश्चित होता है, यही समझ गए असंगठित क्षेत्र होता है। एग्जाम में रहता है, एसएससी एग्जाम में, कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो असंगठित क्षेत्र में आता है। ये समझ गए? अब पूछता है एग्जाम में कि संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा जो रोजगार देता है कौन देता है? तो रेलवे देता है। रेलवे में, सेना में, ये सब में बहुत ज़्यादा रोजगार होता है। तो संगठित क्षेत्र में, जिसमें वेतन, पैसा, समय सबका फिक्स रहता है। अब समझते हैं, देखिए अब तीसरा समझ लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। मैं बताया था कल कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और एक सहकारी क्षेत्र मैंने बताया था। अब समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर, इसको सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं। सरकारी, जो ये पूरी तरह सरकार के अंदर में होता है, पूरी तरह सरकारी, यानी सरकार का हस्तक्षेप होता है, यह समाज कल्याण और विकास के लिए कार्य करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर, जो पूरी तरह सरकार के अधीन होता है और ये पब्लिक के लिए, समाज के लिए विकास कार्य करता है ये। तो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर का यह हुआ। ये समझ गए? जैसे रेलवे, महारत्न कंपनी जो है, सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी जो होती है, महारत्न की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 है। तो रेलवे हो गया, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का यह क्षेत्र है ये। तो पूरी तरह सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी कि समाज कल्याण, विकास के लिए कार्य होता है, यह सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ये तो समझ गए। अब समझते हैं निजी क्षेत्र क्या होता है। निजी क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। निजी मतलब खुद की कंपनी होती है। निजी मतलब खुद की कंपनी होती है, इसके सभी चीज़ों पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लाभ कमाना होता है। कोई प्राइवेट लोग है, चाहे निजी व्यक्ति है, कोई अपना दुकान खोल के रखे हुआ है, तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वो दुकान करता है। तो निजी मतलब खुद की कंपनी है, जब मन हुआ तब हम खोल के चले गए, जब हुआ बंद करके चले गए, अपने मनमर्जी ये करता है ये। तो निजी क्षेत्र ये बड़े बड़े क्षेत्र में ही काम करने के लिए ठीक होता है। अगर छोटे, जैसे रेलवे में छोटे, जो जैसे में ग्रामीण क्षेत्र से जो ट्रेन आते हैं उस सब के लिए काम करे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो जाएगा। बड़े बड़े जो, जैसे मैं मुंबई से जो मेट्रो जो बन रहा है, एक्सप्रेस वे, रेल, जो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो निजी क्षेत्र के लिए ये ठीक होता है। रोड का बना दिए, जल्दी जल्दी बना दिए, किसी शहर में प्रवेश करने के लिए 1 घंटा में तय कर लीजिए तो ठीक ठाक है। और जो रेलवे में है, तो रेलवे में कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें निजी हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे में जाना चाहिए किस में? तो जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाकर ये देगी। मेट्रो हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कहीं कहीं जो रेलवे है वहाँ तक बनाना सही होता है। ये भारत में क्योंकि समाजवादी लोग हैं और यहाँ पर जो ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे लोग आता है, तो उसके लिए ये पूरे निजी ठीक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त कार्य किया जाता है। ये समझ गए? तो ये निजी व्यक्ति का हाथ होता है। तो ये समझ गए, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर हो गया। निजी मतलब खुद की कंपनी काम होता है, इसके सभी चीज़ों पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है। इसका उद्देश्य है लाभ कमाना होता है। इसमें कहीं जाना है, आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आपको रोड तो अच्छी चाहिए, ट्रेन भी अच्छी चाहिए। तो इसमें मानिए 10 रोज़ 15 ट्रेन चलती है पटना से दिल्ली के लिए, जिसमें 4 ऐसा ट्रेन बनाया जाना चाहिए जिसमें तेजस एक्सप्रेस की तरह कि जल्दी ही पहुंचा दे, 5 से 6 घंटे में ये आपको दिल्ली पहुंचा दे। 4 भी ट्रेन ऐसा रहना चाहिए और 8-10 ऐसे ट्रेन होना चाहिए जो गरीब लोग हैं वो अपना जाने के लिए उसके लिए भी रहना चाहिए, क्योंकि किराया हो गया 500 से 600 रुपया होता है। और जो तेजस एक्सप्रेस जैसे ट्रेन बनेंगे तो उसका कम से कम 5000 से कम उसका किराया नहीं होगा, ये एरोप्लेन जैसे। तो ये 4 होना चाहिए, तो इसमें आधा आधा भागीदारी होनी चाहिए प्राइवेट और सरकारी में। ये नहीं कि एक बार पूरा 15 के 15 प्राइवेट कर दिया, आम लोगों का जीवन बेकार हो गया ये। तो निजी क्षेत्र मतलब
खुद की कंपनी का, ये समझ लीजिए। तो निजी के भागीदारी दिया जा रहा है सरकार, तो सरकार उस पर टैक्स लेगी। ये नहीं कि पूरा निजी दे दिया, सरकार उसके लिए लीज पर देता है, टैक्स दिया, टैक्स कलेक्शन करके देश का जीडीपी ग्रोथ होता है इस पर, ये समझ गया। और निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूंजी वाला कौन सा है? तो रिलायंस हो गया, जियो वाला हो गया। और कर यानी कि टैक्स क्षमता में टाटा की कंपनी है, क्योंकि विदेश में भी यह कार्य करती है। ये एयरटेल, वोडा, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी इसके अंतर्गत आता है। तो निजी क्षेत्र में ज़्यादातर ये सब खुद का कंपनी है और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा, टैक्स देगा। तो ये सब हुआ। अब आगे समझते हैं संयुक्त क्षेत्र क्या होता है। इसमें सरकारी एवं निजी दोनों आता है, सरकारी एवं निजी दोनों आता है। इसे पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगा तो दिल्ली का मेट्रो कैसे काम चलता। तो इसीलिए सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करता है और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्य करता है ये। और बहुत तेज़ी से विकास होता है। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए विकास होता है, बहुत आगे जाने के लिए, कहीं से आपको जाना है 1000 किलोमीटर अगर जाना है तो आप, जैसे मैं 1 किलोमीटर सफ़र नहीं किए तो क्या किए, इसीलिए एक्सप्रेसवे, हाईवे, जितने भी बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पुल का निर्माण, ये सब निजी क्षेत्र को दिया जाता है। तो दोनों मिलकर, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम इसमें करता है। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी होती है। तो यही पीपीपी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। अब एक होता है सहकारी होता है क्षेत्र। जब कंपनी के दिशा निर्देश सरकार स्वयं देती है, जैसे में डेयरी उद्योग हो गया, सरकार स्वयं देती है और कुछ % अपने पास ले लेती है। और उसमें जो निजी लोग होते हैं वो भी अपना भागीदारी लगाते हैं। जैसे 2 से अधिक आदमी कोई लगा दिया तो उसमें सरकार उसको दिशा निर्देश देगी कि इस तरह का कार्य करो। सरकार अपने जो डॉक्टर हो, चाहे जो साइंटिस्ट हो, या बहुत तरह के लोग हैं उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, वो सुझाव देने के लिए इसमें कार्य करते हैं। तो सरकार द्वारा समय समय पर इसमें एक्सपर्ट द्वारा बुलाकर गलतियों को दूर करता है। इसमें डेयरी उद्योग, छोटे छोटे किसान हो गया, मत्स्य पालन, बट सरकार को कुछ % फायदा होता है। तो मत्स्य पालन में किस तरह मछली पालना है, एक पोखरा खंड ये नहीं होता है। पोखरा जो, उसके लिए इसमें बहुत तरह के सुविधा चाहिए। अगर कोई जहर फेंकता है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी आया है कि आप लगाइए, मत्स्य उत्पादन कीजिए। उसके लिए देखिए, चारों बगल से जो होता है कि धूप का जो रोशनी होगा वो जाएगा, उसके ऊपर चारों बगल छावनी लगा दी है, यानी कि ये पोखरा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र। जैसे में 5 कट्ठा में खनवा दिया, ये वहाँ खोद दिया गया। इसके ऊपर सूर्य का भी रोशनी जाए और मछली भी नहीं मरे, तो इसके लिए एक प्लास्टिक टाइप का आता है जो उसके ऊपर छावनी का काम करता है। कोई जहर भी फेंके इसके ऊपर तो जहर नहीं जा सकता है, इस ऊपर ही अटक के रह जाएगा। इसके लिए मछली का भी ग्रोथ होता है और सुरक्षा भी होता है। तो बहुत सारा इसमें कार्य करता है। सहकारी क्षेत्र हो गया, सरकारी, जिसमें बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक, या कई लोगों का समूह होता है जो 2000, 3000, 4000 निकालने वाले व्यक्ति होते हैं। समूह लगाता है जो लोग होता है, छोटे उद्योग वाले लगाते हैं, ये सब होता है। ये समझ गए। तो ये समझे संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, ये सब समझ लिए। ये बेसिक है, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ। जिसमें देखिए 2 लोग लगा रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर है, जैसे 2 लोग व्यापार कर, ज्वाइंट वेंचर हो गया। जैसे मैं संयुक्त क्षेत्र जो हो गया, पीपीपी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भागीदारी करती हैं इसमें। और 2 से जैसे ज़्यादा हो गया, निजी और सरकारी के अलावा कोई और दूसरा आ गया, तो MOU होता है। जैसे मैं देखता हूँ किसी देश के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसमें दूसरा के अलावा तीसरा भी इन्वॉल्व हो जाए कोई कार्य करने के लिए, तो यही होता है MOU। तो ये अक्सर पूछता है कि 2 से ज़्यादा लोग इसमें होता है, एक्स्ट्रा कुछ लोग चले आते हैं तो उसको ये दिया जाता है। और 2 लोग काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है इसे। अब इसके बाद जो चैप्टर है उत्पादन हो गया। इसके बाद जो चैप्टर प्रोडक्शन है, उसे बताएंगे पूंजी क्या होता है, भूमि क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, श्रमिक क्या होता है, कैसे कार्य किया जाता है। इतना तो तरीका होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा आता है, ये तरीका है। और बाकी जो निर्माण कैसे होगा, GDP, इसके बाद जो आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, और उसके बाद GDP क्या होता है, GDP, GNP, NNP, NI, इसके बारे में आगे बताते चलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।